Hello students, today we will study the chapter 7 control and coordination. This is very important chapter of class 10th biology. So now we will start this chapter. There are two words in this in the name of this chapter, control and coordination. First of all we will discuss about the first word or first term, control. What is control actually? क्या है कंट्रोल? कौन से कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ? ये कंट्रोल है जो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स का है. हार्ट है, किडनी है, सबका अपना अपना फंक्शन है. इनके फंक्शन को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत होती है. जैसे कि हार्ट जो बीट कर रहा है उसे भी कंट्रोल करना होगा. किडनी जो अपना काम कर रही है ब्लड को फिल्टर करने का, उसे भी कंट्रोल करना होगा. ठीक है ना. तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो अलग अलग सिस्टम है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सब सिस्टम को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना ये अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे, है ना. तो ये कंट्रोल होता है. और कंट्रोल जो वर्ड है, अगर कंट्रोल कहीं पर हो गया है तो कोऑर्डिनेशन अपने आप ही वहाँ पर ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन है ही है. कोऑर्डिनेशन होगा तभी कंट्रोल होगा किसी भी चीज़ का. जैसे कि हम एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, इसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे हमारी इंडिया की टीम है, मान लीजिए, ठीक है. तो इंडिया की टीम कैसे जीत रही है, जबकि हमारे जो प्लेयर्स है सारे मिलकर तालमेल के साथ अपना काम कर रहे हैं, है ना. जो खेल रहे हैं वो तालमेल के साथ खेल रहे हैं. फुटबॉल की टीम है, हॉकी की टीम है, क्रिकेट की कोई भी है. जब ये इन प्लेयर्स के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी. तो इसी तरह से हमारी बॉडी पार्ट्स का, लंग्स का, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, इन सब का भी एक दूसरे के साथ तालमेल होना बहुत ज़रूरी है. कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है. होम्योस्टेसिस, नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस का मतलब है हमारी बॉडी की जो स्टेबिलिटी है वो तभी आती है जब सभी पार्ट्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं. तो होम्योस्टेसिस समझ में आ गया आपको. जो हमारी बॉडी की एबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, जो कैसे मिलेगी हमें, जब सब पार्ट्स एक दूसरे के साथ सही कोऑर्डिनेशन में है. अब हम इस चैप्टर में ह्यूमन और प्लांट्स दोनों ही सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ये चैप्टर क्या, जितना भी बायोलॉजी का पोर्शन अब तक पढ़ा है आप लोगों ने, दोनों को ही हमने कंसीडर करा है करीब करीब. तो यहाँ पर भी हम इन दोनों को पढ़ेंगे. ये जो दो टाइप के कोऑर्डिनेशन हैं, मतलब ये दोनों जो हैं प्लांट्स और एनिमल, इनमें दोनों कोऑर्डिनेशन जो पाया जाता है वो एनिमल्स में जो है वो दो टाइप का कोऑर्डिनेशन पाया जाएगा. कैसे? केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन. ठीक है. दो कोऑर्डिनेशन कौन कौन से हैं जो एनिमल्स में पाए जा रहे हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन. सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन की. ब्रेन में थिंकिंग एबिलिटी होती है, सोचने का काम करता है. ब्रेन काम कैसे कर रहा है, ये कैसे डिफरेंट सिग्नल को भेज रहा है दूसरे तक, मैसेजेस को भेजना है तो कैसे करेगा. तो ये सब चीज़ें एनिमल के अंदर कैसे हो रही हैं, दो तरीके से हो रही हैं, केमिकली भी, इलेक्ट्रिकली भी. तो केमिकली क्या चीज़ है, हार्मोन्स के थ्रू हो रही है. और भी कुछ केमिकल होते हैं जो कि मैसेजेस को लेकर जा रहे हैं. तो ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं हम इसको. मैसेजेस जो केमिकल की फॉर्म में, यानी कि हार्मोन की फॉर्म में पहुंचाए जा रहे हैं, वो केमिकल कोऑर्डिनेशन बनाते हैं. जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा कोऑर्डिनेशन है एनिमल्स के अंदर, वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन. ठीक है ना. केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों में पाया जाएगा, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी. दूसरा कोऑर्डिनेशन जो मैं बता रही हूँ, नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये सिर्फ एनिमल्स में पाया जाएगा. इसमें मैसेजेस कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में पहुँचाए जाते हैं. ठीक है. मान लीजिए कोई गर्म या ठंडी चीज़ आपकी हाथ से टच कर दी गई है, आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो टच हुई तो एकदम से हाथ फिर भी बिना देखे भी आप पीछे कर लेंगे. क्यों पीछे कर लेंगे? क्योंकि मैसेज मिल गया है आपके ब्रेन को. ये मैसेज कौन लेके जा रहा है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेके जा रही है इलेक्ट्रिक फॉर्म में. ठीक है. तो ब्रेन ने क्या डिसीजन लिया कि भाई मैसेज दिया उसने उस बॉडी पार्ट को, हाथ को, कि हाथ पीछे कर लीजिए. ये मैसेज कौन लेके आ रहा है ब्रेन से? ये भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आ रहा है. ठीक है ना. तो ये जो है इलेक्ट्रिकल जो मैसेज जा रहा है, या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जो मैसेज आता है, ये बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट, केमिकल जो मैसेज है उसकी तुलना में. तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो है वो दोनों में होता है, जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट्स में, एनिमल्स में, हम में. और अगर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, नर्वस कोऑर्डिनेशन की, वो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है और बहुत फास्ट होता है. नर्वस सिस्टम एनिमल्स में पाया जाता है और बहुत फास्ट होता है. प्लांट्स में तो होता नहीं है. प्लांट्स में कहीं आपने देखा नहीं होगा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या प्लांट सोचने का काम कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता. तो ये सारा का सारा सिस्टम हमारे
एनिमल्स में पाया जाएगा, ह्यूमन बीइंग में पाया जाएगा। अब दोनों जो कोऑर्डिनेशन आपने पढ़े हैं, केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू हो रहा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग कैसी होती है? बहुत फास्ट होती है केमिकल की तुलना में, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। जबकि किसका एडवांटेज हो गया? नर्वस कोऑर्डिनेशन का। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन की केस में ये डिसएडवांटेज है, वो उतना फास्ट नहीं होता है केमिकल जितना कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फास्ट ट्रेवल करती है, ठीक है ना। और अगर हम हार्मोनल एडवांटेज की बात करते हैं तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का भी एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? दोनों का एडवांटेज है वैसे तो, कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है एक तो। दूसरी बात क्या है कि एनिमल्स में ये कोऑर्डिनेशन केमिकल वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। जैसे कि एक कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ, जो कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। जैसे कि प्लांट्स में तो बहुत सारी लीव्स होती हैं, ग्रोथ होती रहती है, इधर उधर निकल के कोई फिक्स वो नहीं है एकदम। लेकिन अगर हम अपनी बात करेंगे तो हमारी ग्रोथ, हर पार्ट की ग्रोथ निश्चित होती है, एकदम फिक्स होती है। जैसे कि हमारे हाथ में 5 फिंगर्स हैं, 5 उंगलियां हैं, 2 कान हैं हमारे शरीर में। अगर ये ग्रोथ कंट्रोल नहीं होती तो फिंगर भी कहीं भी बॉडी पे निकल आती, 5 की 10, एक हाथ में 10 निकल आती है ना, 15 निकल आती, कान 2 की जगह 4 निकल आते, तो हम अच्छे लगते? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता ऐसा कुछ भी कि भाई एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो इन सब पार्ट्स की ग्रोथ जो है वो हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती है। जैसे दोनों हाथों की फिंगर्स की ग्रोथ है, ये भी सेम होती है। ये नहीं है कि एक हाथ की फिंगर बहुत लंबी है तो दूसरे हाथ की फिंगर बहुत छोटी है, ऐसा नहीं होता। तो एक हाथ की सेल्स को कैसे पता चलता है कि दूसरे हाथ की ग्रोथ का रेट क्या है? इस ग्रोथ फैक्टर को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में होने की ज़रूरत है। हर सेल को पता होना चाहिए उसे कितना डिवाइड होना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, कितनी बार डिवाइड होना है। तो जब इंफॉर्मेशन हर सेल तक पहुंचानी है तो न्यूरॉन या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू नहीं पहुंचाई जा सकती, क्योंकि हर सेल से न्यूरॉन कनेक्टेड नहीं होता है। ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अभी मैंने आपको न्यूरॉन की बात करी, तो क्या है ये? ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचा रहा है वो एक यूनिट होती है न्यूरॉन, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू पहुंचाया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि हार्मोन या केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही जो हर इन्फॉर्मेशन को हर सेल तक पहुंचाया जा सकता है, न्यूरॉन के थ्रू नहीं पहुंचाया जा सकता, ठीक है ना। तो ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ये इसका एडवांटेज हो गया। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस बता दी मैंने आपको। अब हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम की। तो एनिमल्स की अगर नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली, वैसे 3 नाम सुने होंगे आपने इसके अंदर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बना हुआ होता है टोटल सारा का सारा नर्वस सिस्टम किसी भी एनिमल का, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें मिलकर पूरा नर्वस सिस्टम बनाती हैं। लेकिन अब हम 1 बाय 1 इनको पार्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम बेसिकली 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। क्या है ये? नाम जैसा है वही इसकी डेफिनेशन भी है। वो नर्वस सिस्टम जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, सेंट्रल एक्सिस पे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 नाम आप याद रखिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन का मेन काम क्या है? थिंकिंग वाला जो भी पार्ट है, डिसीजन मेकिंग का जो भी पार्ट है, वो सब ब्रेन कर रहा है। कंट्रोल करने का काम भी ब्रेन कर रहा है। एक्चुअली ब्रेन को क्या कहते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी बोलते हैं इसको। और अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? ये मैनेजिंग का काम कर रहा है, मतलब ये ब्रेन का मैनेजर है, ठीक है। मैनेजर कैसे है? ये ब्रेन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ब्रेन जब सिग्नल भेजता है तो स्पाइनल कॉर्ड उसको रिसीव कर रहा है और आगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक सेंड करता है। इसी तरह से बॉडी पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड रिसीव कर रहा है और ब्रेन को अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। तो एक तरीके से दोनों के बीच में मैनेज कर रहा है। सो वी कैन से दैट स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स द ब्रेन विद अदर बॉडी पार्ट्स। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल में जितनी भी बॉडी के अंदर नर्व्स आती हैं सारी की सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, ठीक है ना। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? नर्व्स आती हैं। लेकिन ये नर्व्स कहाँ होती हैं? सेंटर में नहीं, ये साइड्स में निकली हुई होती हैं।
ठीक है ना। और बायोलॉजी में साइड्स को, किनारों को पेरीफेरी बोलते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि 9th में आपने ये वर्ड पढ़ा था सेल की, सेल वाला जो चैप्टर है उस केस में, कि न्यूक्लियस पेरीफेरी पे है, न्यूक्लियस सेंटर में है। तो पेरीफेरी का मीनिंग क्या है? किनारे पे, यानी कि सरफेस पे। तो सरफेस पे नर्व्स जो हैं सारी सारी सरफेस पे होती हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अब हम बात करेंगे नर्व्स की, तो ये भी 2 टाइप की होती हैं, जो ब्रेन से निकल रही है नर्व्स और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। जो नर्व्स हमारे फेस से अटैच हैं वो सब क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं, और जो हाथ पैर से रिलेटेड हैं, वहाँ से निकल रही हैं, उनको कनेक्ट कर रही हैं, तो वो कहलाती हैं स्पाइनल, वो स्पाइनल नर्व्स हैं सारी सारी। अब हम अगर फंक्शन की बात करते हैं नर्व्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व्स का फंक्शन भी। क्या फंक्शन है, क्या काम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। नर्व्स का क्या काम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचाना, डिफरेंट बॉडी पार्ट से सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। ठीक है। तो अब जो ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा है, इसे हम फर्दर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, टाइप नहीं पार्ट्स बोलूँगी मैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है इसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस। सोमैटिक का क्या काम है? इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मसल्स, जबकि ऑटोनोमस का क्या काम है? इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी मसल्स। भाई सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी मसल को कंट्रोल कर रहा है, जबकि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल कर रहा है? इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, अगेन ये वर्ड्स भी आपने 9th में पढ़ रखे हैं। जो मसल्स का आपने चैप्टर पढ़ा था, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, उन सब में वॉलंटरी मसल कौन सी होती है? जिन्हें कि हम अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं, जिनको कि हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलंटरी जो फंक्शंस हैं वो क्या है? जो कि हमारी रीच में नहीं होते, हमारी मर्जी से कंट्रोल नहीं हो सकते हैं। वॉलंटरी जैसे कि हाथ को मूव करना है, आप उठकर चल रहे हैं, थोड़ा दूर तक गए, वापस बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन आपका हार्ट कैसे बीट कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, किडनी कैसे काम कर रही है, लीवर कैसे काम कर रहा है, ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। इन्हें हम क्या बोलेंगे? इनवॉलंटरी फंक्शंस बोलेंगे। तो इनवॉलंटरी फंक्शन कौन शो करता है? ऑटोनोमस। वॉलंटरी फंक्शन कौन शो कर रहा है? सोमैटिक। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, इसे हम बिल्कुल ब्रीफ में स्टडी कर लेंगे। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम है इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या है? ये बॉडी को एनर्जाइज करता है। बहुत तेज़ दौड़ लगा रहे हैं आप, एकदम से ब्रीदिंग बहुत फास्ट होगी, तेज़ तेज़ सांस लेने लगे, रेस्पिरेशन भी फास्ट हो गया, हार्ट बीट भी बढ़ गई, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? इस केस में सब पार्ट्स को एनर्जाइज होना पड़ रहा है। तो ये एनर्जाइज कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्व्स के इशारे पे हो रही है। पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करिए? अपोजिट काम करेगी। सिंपैथेटिक एनर्जाइज करिए बॉडी को, पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करिए? रिलैक्स करने का काम करिए। हम लोग बैठे हैं आराम से, रिलैक्स कर, बहुत थक गए काम करके, अब रिलैक्स कर रहे हैं, तो वो क्या है? पैरासिम्पैथेटिक का रोल है वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे हम स्टडी करते हैं। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे ये नर्वस सिस्टम सारा का सारा कनेक्टेड है। एक बहुत ही छोटी सी यूनिट है, वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या कर रहा है? नर्व्स को बना रहा है। जितनी भी नर्व्स बॉडी के अंदर हैं, सिग्नल इधर से उधर लाना ले जाना सब कर रही हैं, ये नर्व्स किससे मिलकर बनी हुई हैं? न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिखा रखा है इसका डायग्राम में क्या चीज़ दिख रही है आपको? न्यूरॉन जो है उसमें 3 कंपोनेंट्स मेजरली आपको नज़र आ रहे होंगे, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी जो है ये एक टिपिकल एनिमल सेल है, जिसमें कि साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और न्यूक्लियस भी पाया जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसके अलावा इसके अंदर आप देखेंगे फाइबर्स भी इससे स्ट्रेच आउट हैं बाहर की तरफ। फाइबर्स स्ट्रेच आउट हैं, वो नर्व फाइबर कहलाते हैं। कौन कौन से फाइबर्स हैं?
छोटे छोटे फाइबर्स भी इसकी बॉडी पे निकले हुए हैं जिन्हें कि हम डेंड्राइट्स कहते हैं हेड की साइड में, और जो एक लॉन्ग फाइबर इसमें से निकल रहा है वो पूरा सेल बॉडी बना रहा है, वो क्या कहलाएगा, एक्सॉन कहलाएगा। ठीक है ना। एक्सॉन के चारों तरफ एक शीथ भी पाई जाती है कई बार न्यूरॉन्स के अंदर, कुछ में नहीं होती कुछ में होती है। तो ये शीथ क्या कहलाती है, इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिव शीथ है, ये माइलिन कहलाती है। ठीक है, माइलिन जो है फैट और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। तो जो डेंड्राइट्स हैं, अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो डेंड्राइट का काम क्या होता है, डेंड्राइट जो है वो नर इम्पल्स को पिक करता है। ठीक है ना, जो मैसेजेस हैं जो न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं नर्वस सिस्टम में, आपने ये पढ़ा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो ये मैसेजेस और ये सिग्नल जो है उसको पिक करने का काम, यानी कि कहाँ से एंटर कर रहा है इस न्यूरॉन के अंदर, डेंड्राइट इसको पिक कर रहा है, यहाँ से एंटर करता है, डेंड्राइट लेता है इसको, फिर आगे पास कहाँ कर देता है, सेल बॉडी में, आगे सेल बॉडी से आगे एक्सॉन में जाता है, और एक्सॉन से आगे फिर क्या हो रहा है कि ये नर्व इम्पल्स अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाता है फिर से। तो ये जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहा है, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग पे पहुंच के ये सिग्नल कहाँ पर, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाता है। तो ये जो पोर्शन है ये कहलाता है साइनेप्स। ठीक है ना, ये पोर्शन साइनेप्स कहलाता है। न्यूरॉन भी 2-3 तरह के होते हैं जो अभी हम बताएंगे आपको। तो इम्पल्स को बेसिकली ये न्यूरॉन क्या काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। अब इसमें देखिए साइनेप्स को भी दिखा रखा है थोड़ा सा। साइनेप्स भी 2 तरीके का इन्होंने बता रखा है, एक तो इलेक्ट्रिकल भी होता है साइनेप्स, यानी कि जो इम्पल्सेस है वो 2 फॉर्म में, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में भी जा रही है, केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में भी जा रही है। ठीक है, तो अब हम बेसिकली बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या बॉडी में भी कह लो कि आप 3 पार्ट से मिलकर पूरा नर्वस सिस्टम बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन की। क्या है ब्रेन, कंट्रोल सेंटर है बॉडी का। कहाँ पर पाया जाता है, हमारी स्कल के अंदर पाया जाता है, खोपड़ी जो जिसे कि हिंदी में बोलते हैं, स्कल में एक बोनी बॉक्स होता है जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं, उसके अंदर ब्रेन सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे ब्रेन को, तो ब्रेन को मोटे तौर पे 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है ना, जो ब्रेन है उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। दिख रहा होगा आपको डायग्राम के अंदर क्या क्या लोकेशन है, क्या इनकी पोजीशन है, फोर ब्रेन कहाँ कौन सा वाला है, मिड ब्रेन कौन सा है और हाइंड ब्रेन कौन सा है। देखिए इसमें भी क्लियर दिखाई दे रहा है, सभी पार्ट्स के बारे में बता रखा है। तो इसके अलावा भी ब्रेन के पास में एक ग्लैंड भी होती है जिसे हम बोलते हैं, ये इस डायग्राम में दिख रही है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, जो ब्रेन के 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, इनके अलावा भी एक ग्लैंड है यहाँ पर प्रेजेंट ब्रेन के पास ही, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेन से अटैच होती है, ब्रेन की सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसे रिसीव करती है, इसीलिए इसका नाम मास्टर ग्लैंड भी पड़ा हुआ है। तो अब ब्रेन को डिस्कस करेंगे तीनों पार्ट्स को। उससे पहले हम सबसे बाहर से स्टार्ट करते हैं। ब्रेन के बाहर की तरफ जो आउटर लेयरिंग की है उसकी बात हम करेंगे, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, ब्रेन की जो आउटर लेयरिंग है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रही है, उसकी बात करते हैं। ब्रेन एक बोनी बॉक्स में बंद होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्रेनियम नाम का बोनी बॉक्स है जो स्कल के अंदर पाया जाता है, उसमें ब्रेन होता है। और इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी एक बॉक्स में बंद होती है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो उसमें लोकेटेड होती है। तो ब्रेन किसके अंदर बंद है, बोनी बॉक्स क्रेनियम में। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर, बोनी जो एक स्ट्रक्चर है वर्टिब्रल कॉलम, इसके बीच में होती है। ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, ये एक हार्ड कवर का काम कर रहे हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल कर रहे हैं पूरी बॉडी को, तो इनको जर्क से बचाना, किसी भी नुकसान से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक नेचर ने स्ट्रक्चर बनाई है बोन की, जो दोनों के चारों तरफ होती है। इसके अलावा सिर्फ ये बोनी स्ट्रक्चर ही नहीं है कि क्रेनियम है या वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अलावा भी इस क्रेनियम के नीचे की तरफ भी लेयर्स होती हैं। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं ब्रेन के अंदर, ब्रेन के बाहर की तरफ और इस क्रेनियम से नीचे की तरफ 3 लेयर्स होती हैं जिनसे ये प्रोटेक्टेड होता है। इन लेयर्स को मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों लेयर्स क्या कहलाती हैं, मेनिंजेस कहलाती हैं। तो तीनों लेयर्स के नाम भी वैसे ज़रूरी नहीं है आपको, बट मैं बता देती हूँ, याद करें। ड्यूरा मैटर है बीच की, सबसे बाहर की ड्यूरा मैटर है, बीच का एरेक्नॉइड टिश्यू होता है, और सबसे अंदर वाला पाया मैटर होता है।
एक तरीके से तीनों लेयर क्या काम कर रही हैं, ये तीनों लेयर लेमिनेशन का काम कर रही हैं। जैसे आपकी कोई पेपर है, मार्कशीट वगैरह, आप उसको लेमिनेट करवा के रखते हैं, वो बिल्कुल सेफ़ है, चाहे कई सालों तक रख के रहे, उसमें कुछ भी नहीं बिगड़ना। अगर नहीं लेमिनेट करवाएंगे वो धीरे धीरे सड़ के गल के ख़त्म हो जाएगा। यही मेम्ब्रेन्स का काम है, लेमिनेशन का काम कर रही है। अब सिर्फ ये नेचर ने हमें बोनी बॉक्स मेम्ब्रेन्स सिर्फ यही नहीं दी है, और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आप सोच लीजिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनको और भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो वो प्रोटेक्शन कैसे मिल रहा है, एक फ्लूइड होता है, ठीक है। इन मेम्ब्रेन के नीचे भी एक फ्लूइड पाया जाता है। सबसे बाहर बोनी बॉक्स है, उसके अंदर मेम्ब्रेन्स हैं 3, उसके नीचे एक फ्लूइड पाया जा रहा है, ताकि ये बोनी बॉक्स और जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, इनके बीच में टकराव हो तो किसी भी तरह का नुकसान ना हो। ये फ्लूइड क्या काम कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी पाया जाएगा, ब्रेन के बाहर भी पाया जाएगा, ठीक है ना। कवरिंग करता है दोनों चीज़ों की। ये फ्लूइड का नाम क्या है, CSF बोलते हैं, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो मतलब ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को चारों तरफ से कवर कर रहा है, ये वो फ्लूइड है। ये फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है, ठीक है, शॉक को एब्जॉर्ब करने का। जैसे कि ब्रेन जो बॉनी बॉक्स है या वर्टिब्रल कॉलम है, इनसे अगर कोई शॉक लगता है, कोई जर्क कोई अगर आ रहा है, तो वो ब्रेन तक ना पहुंच पाए, स्पाइनल कॉर्ड तक ना पहुंच पाए। वैसे हम देखें तो ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, राइट और लेफ्ट। राइट पार्ट ब्रेन का बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट पार्ट ब्रेन का बॉडी के राइट पार्ट्स को कंट्रोल करता है। हम बेसिकली इन 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे पहले फोर ब्रेन की बारी आती है। फ्रंट वाला जो भी पार्ट है ब्रेन का, वो पूरा का पूरा जो है वो क्या कहलाता है, सेरिब्रल पार्ट है, ठीक है ना। सेरिब्रम लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो सेरिब्रम क्या है, ये फोर ब्रेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फोर ब्रेन का। मेन फंक्शन है थिंकिंग का। फोर ब्रेन का जो सबसे मेन फंक्शन है वो है थिंकिंग फंक्शन। थिंकिंग जानते हैं आप लोग क्या है। सेरिब्रम जो पार्ट है, फोर ब्रेन जो पार्ट है, ये हमारी मेमोरी के लिए भी ज़रूरी है। जो याददाश्त है, मेमोरी है, वो भी फोर ब्रेन के थ्रू ही मैनेज हो रही है, ठीक है ना। वॉलंटरी एक्शंस जितने भी हैं उनको भी ये कंट्रोल कर रहा है। मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। इंटेलिजेंस जो है, कोई भी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। हमारी इमोशंस है, हंगर है, सेंसेशंस हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, हमारे सेंस ऑर्गन्स को। कैसे, सेंस ऑर्गन जो है उनका जो रिसेप्टर पॉइंट है वो इसी ब्रेन के अंदर होता है। अलग अलग सेंस ऑर्गन्स हैं, अलग अलग रिसेप्टर पॉइंट्स हैं, बहुत सारे रिसेप्टर पॉइंट होते हैं, तो फोर ब्रेन के अंदर ही होते हैं। ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन का क्या काम है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन किसको कंट्रोल कर रहा है, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। जबकि मिड ब्रेन किसको, मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन दोनों ही इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। फोर ब्रेन वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो मिड ब्रेन इनवॉलंटरी एक्शन यानी कि जैसे कि हमारी हार्ट बीट है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट बीट कितना हार्ट बीट कर रहा है, इस सब को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना पच रहा है, नहीं पच रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो किसको, कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन। ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है, लो हो रहा है या नॉर्मल बना हुआ है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन। अच्छा, अब हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन की। ये भी इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन हाइंड ब्रेन के अंदर आप देख रहे होंगे 2 पार्ट्स हैं एक तरीके से। वैसे तो 3 पार्ट हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट्स हैं ये क्या काम कर रहे हैं, ये पोन्स भी इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, मेडुला भी इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे कि बीपी को ये भी कंट्रोल करता है। वॉमिट आ रही है, खाना एकदम से वॉमिट करके आप रोक सकते हो, नहीं रोक सकते, तो ये वाला काम भी कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको मेडुला कंट्रोल कर रहा है कि हाँ रुकनी चाहिए, वॉमिट आनी चाहिए, जो कुछ भी है। अगर अनडाइजेशन हुआ है तो वॉमिटिंग होगी, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम मेडुला करेगा। सेरिबेलम क्या काम करता है, बैलेंस का कंट्रोल कर रहा है। जो हमारी बॉडी की बैलेंसिंग है उसको कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम का है। सीधे खड़े हो पा रहे हैं या लड़खड़ा रहे हैं, है ना। हैंड राइटिंग अच्छी है, कैसी है, सीधी सही सी हैंड राइटिंग लिख रहे हैं, मतलब सीधा लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, सीधे खड़े हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, सेरिबेलम। अब सेरिबेलम की लोकेशन देखिए कहाँ होती है, बिल्कुल गर्दन के नीचे की तरफ होती है। गर्दन मतलब पीछे गर्दन की तरफ होती है, सिर के नीचे, ठीक है ना, सिर के नीचे गर्दन की तरफ होती है, पीछे की तरफ, ये लोकेशन है सेरिबेलम की।
यहाँ पर अगर चोट लग जाती है, बड़े लोग कहा करते थे ना कि पीछे छोटे बच्चों के या किसी के भी मारना, लेकिन पीछे गर्दन पे मत मारना, सिर पे मत मारना। क्यों नहीं मारना? क्योंकि यहाँ पर सेरिबेलम पार्ट होता है, और सेरिबेलम पार्ट किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? बैलेंसिंग के लिए ज़रूरत है। अगर इस पार्ट में चोट लगी तो बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ बॉडी में आ सकती हैं, वो इंसान सीधा खड़ा भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो इस पार्ट में ही प्रॉब्लम होती है, तभी कोई भी डिसेबिलिटी इस टाइप की बॉडी में जनरेट होती है। ठीक है जी, तो तीनों मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इन सब के अपने फंक्शंस पढ़ लिए हैं। ठीक है, तीनों तरह के ब्रेन के। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? ब्रेन जो हमारा स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर ब्रेन है, ये ब्रेन जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, हाइंड ब्रेन जहाँ पर है, वहाँ पर आप देख रहे होंगे डायग्राम के अंदर कि एक छोटी सी डंडी सी स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, ये डंडी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि लास्ट वाले पार्ट से ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है और बैक में पूरे में जा रही है। ठीक है, डाउनवर्ड्स इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स। जो स्पाइनल कॉर्ड है ये भी बॉक्स के अंदर होती है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और फंक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इम्पल्सेस को, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को लेकर डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाना, डिफरेंट ऑर्गन से ब्रेन में पहुंचाना। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या काम कर रही है? मैनेजर का काम कर रही है, ब्रेन का मैनेजर है। ठीक है, डिफरेंट जो सिग्नल हैं उनको ब्रेन से बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट से ब्रेन में ला रही है। और दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है? एक तरीके से चैनल का काम करती है ना, इनके इंटरकनेक्शन का काम कर रही है ब्रेन और बॉडी पार्ट्स में। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट काम है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसे भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये दो फंक्शंस हैं स्पाइनल कॉर्ड के। ठीक है, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, इन सब फंक्शंस को भी बताया गया, आपको मैंने बताया है, ऑलरेडी ही बताया जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे नर्व्स की। ठीक है, न्यूरॉन्स जो कि इनको लेकर जा रहे हैं, नर्व्स की। नर्व्स किससे मिलकर बनी हुई है? न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है बॉडी पार्ट्स तक या वहाँ से ब्रेन में पहुंच रही है, दोनों ही जगह पर ट्रांसमिशन जो हो रहा है, ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है इन इन्फॉर्मेशंस का, कौन कर रहा है? नर्व्स कर रही है। नर्व किससे मिलकर बनी हुई है? न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई है। तो ये नर्व्स को भी हम वैसे तीन टाइप में बांट सकते हैं। सेंसरी नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं, और तीसरी नर्व का नाम होता है रिले नर्व्स। वैसे बेसिकली कई बुक्स में आपको दो ही टाइप्स बताई जाएंगी, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स का क्या काम होता है या मोटर नर्व्स का क्या काम है? ब्रेन से सिग्नल, जो भी ब्रेन ने डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को, सिग्नल को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो न्यूरॉन पहुंचा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? मोटर न्यूरॉन। ये नर्व्स क्या कहलाएंगी? मोटर नर्व्स कहलाएंगी। ठीक है ना, दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। ब्रेन से जो सिग्नल्स हैं, जो डिसीजन ब्रेन ने लिया है कि क्या काम इस पार्ट को करना है और क्या नहीं करना, ये सिग्नल उस बॉडी पार्ट को जिसके लिए उसने डिसीजन लिया है वहाँ तक पहुँचाने का काम जो न्यूरॉन कर रहे हैं वो मोटर न्यूरॉन कहलाते हैं, और इनसे बनी हुई नर्व्स मोटर नर्व्स कहलाती हैं। ठीक है जी, जो न्यूरॉन सिग्नल बॉडी पार्ट से ब्रेन में ला रहे हैं, भाई बॉडी पार्ट्स में कोई चेंज हुआ, एनवायरमेंटल फैक्टर से कोई तकलीफ हुई या कुछ भी चीज़ है, वो सेंसेशन को जो ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, यानी कि जो अभी आपने पढ़ा था उसके अपोजिट में, तो ये क्या कहलाएगा? ये काम कौन कर रहा है? सेंसरी न्यूरॉन कर रहा है। और ये नर्व्स क्या कहलाएंगी? सेंसरी नर्व्स कहलाएंगी। ठीक है ना, तो ये तो दोनों नर्व्स के बारे में हो गया। तीसरी नर्व और बताइए, जो मैंने आपको मिक्स नर्व है वो क्या काम करती है? वो इन दोनों को एक तरीके से कनेक्शन का काम कर रही है, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व को कनेक्ट करने का काम करती है कई जगह पे। तो ये तीनों नर्व्स की बात हो गई। अब रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, रिफ्लेक्स एक्शन की जब हम बात करते हैं उससे पहले मैं बात करूँगी रिसेप्टर्स की। ठीक है, 5 अलग अलग तरह के न्यूरॉन होते हैं जो 5 अलग अलग तरह के सेंसेस को कैरी करने का काम करते हैं। जो 5 अलग अलग तरह के न्यूरॉन हैं वो 5 अलग अलग तरह के सेंसेस को कैरी करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सेंसेस क्या हैं? ये क्या कहलाएंगे? ये सब रिसेप्टर कहलाएंगे, रिसेप्टर न्यूरॉन कहलाएंगे, जो अलग अलग सिग्नल को रिसीव करते हैं। जो मैं कह रही हूँ ना, 5 सेंसेस को कैरी करने का काम करते हैं। ये कौन है? सेंसर, ये रिसेप्टर न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल को रिसीव करते हैं। अब सिग्नल कहाँ से रिसीव करने हैं? हमारी बॉडी के अंदर आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि 5 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा जानना जरूरी है आपके लिए 5 सेंस ऑर्गन को। तो 5 सेंस ऑर्गन्स क्या है? ये आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। आइज़ हैं, ईयर्स हैं, नोज़ हैं, टंग है, स्किन है, ये सब हैं ना, ईयर, आई, स्किन, नोज, टंग।
तो अब मैं बात करती हूँ ईयर की सबसे पहले, मान लीजिए, ठीक। ईयर का क्या काम है, ये भी एक सेंस ऑर्गन है, इसका काम है सुनना, टू हियर। ईयर का क्या काम है, सुनना काम है। ये साउंड को डिटेक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो सुनने के लिए, साउंड को डिटेक्ट करने के लिए ज़रूरी हैं, वो रिसेप्टर कौन से हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर कहलाते हैं, ठीक है। जो साउंड को डिटेक्ट करते हैं वो ऑडिटरी रिसेप्टर कहलाते हैं। अब मैं बात करूँगी आइज़ की। आइज़ का काम क्या है, देखना। देखने वाला काम कौन कर रहा है, ये लाइट को सेंस करते हैं। जो देखने वाला काम है ये कौन कर रहा है, फोटो रिसेप्टर जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन क्या काम कर रहे हैं, लाइट को सेंस करते हैं और इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाते हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पे है स्किन। स्किन का क्या काम है, फील करना, किसी भी चीज़ के टच को फील करना। टच को फील करती है स्किन। तो ये जो रिसेप्टर पाए जाते हैं यहाँ पर, वो कौन से रिसेप्टर हैं, थिग्मो रिसेप्टर। स्किन की या फील की जब भी बात आती है तो वर्ड आता है थिग्मो रिसेप्टर्स हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम बात करेंगे नोज़ की, सूंघना, टू स्मेल। ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो रिसेप्टर पाए जा रहे हैं स्मेल को डिटेक्ट कर रहे हैं। कौन से रिसेप्टर हैं, इनका नाम क्या है, ऑल्फैक्टरी। आपको पता है कि नोज़ की जब भी बात आती है तो हमेशा वर्ड आता है ऑल्फैक्टरी। ईयर की जब भी बात आती है तो हमेशा वर्ड आता है ऑडिटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। तो नोज़ में जो स्मेल को डिटेक्ट कर रहे हैं वो कौन क्या कहला रहे हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, एक और बच गया है टंग। टंग जो है उसका काम क्या है, टेस्ट करना। किसी चीज़ का स्वाद जो फील होता है वो मैं टंग के थ्रू ही, टंग पे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसके थ्रू ही हम फील करते हैं किसी भी चीज़ के टेस्ट को। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, गस्टेटो रिसेप्टर्स। जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो टेस्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं, वो जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, गस्टेटो रिसेप्टर्स। दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। ईयर से रिलेटेड जो रिसेप्टर्स हैं उनका नाम है ऑडिटरी रिसेप्टर। आइज से रिलेटेड जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या कहलाएंगे, फोटो रिसेप्टर्स। और स्किन से रिलेटेड रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, थिग्मो रिसेप्टर्स। नोज से रिलेटेड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। और टंग यानी कि टेस्ट से रिलेटेड जो रिसेप्टर्स हैं उनका नाम है गस्टेटो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इन सब रिसेप्टर के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब हम अगले लेक्चर में रिफ्लेक्स एक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके।